देख रहे हैं एच 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। खबरों में आगे बढ़ती हैं। लखनऊ स्थित लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वहीं 500 मेगावाट बिजली क्रय प्रस्ताव और नई तबादला नीति को मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा यूपी के हर जिले में स्मार्ट पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही न्यू पार्किंग पॉलिसी प्रस्ताव को भी इस बैठक में मंजूरी मिल चुकी है। प्रस्तुत हुए और 11 पर मंत्रिपरिषद की सहमति मिल गई। 3-4 विषयों पर हम आपसे बात करेंगे विशेष रूप से। एक विषय खास तौर से हम आज नया विषय आया है, जिसके लिए मैंने विशेष रूप से अपने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को बुलाया। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति नहीं, वो हाँ, ये बात सही है। उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क स्थापना एवं विनियमन नीति 2025 की मंत्रिपरिषद ने आज सहमति दे दी। ये हम सब जानते हैं कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, तो उसके साथ साथ बसों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बसें जहाँ तहाँ खड़ी होती हैं। यहाँ तक कि जो यूपीएसआरटीसी की बसें हैं और जो हमारे पुराने बस अड्डे बने हुए हैं, उनमें भी इतनी जगह है कि उसके बाहर भी बसें खड़ी हो जाती हैं। तो आवश्यकता को देखते हुए आज परिवहन विभाग की ओर से ये विशेष नीति प्रख्यापित की गई है, जिसमें विशेष रूप से प्राइवेट पार्टिसिपेशन के माध्यम से ये व्यवस्था की जा रही है कि 2 एकड़ जमीन पर प्राइवेट बस एक स्टैंडिंग बस अड्डे की व्यवस्था की जाए ताकि गाड़ियां उसमें खड़ी हो सकें, क्योंकि कहीं न कहीं गाड़ियों को खड़े करने के स्थान होता है और रात में दिन में कहीं न कहीं बसें खड़ी हो जाती हैं, तो उससे दुर्घटना की संभावना भी बढ़ती है और परेशानी भी। इसलिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन को शामिल करके इस नीति को आज प्रख्यापित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने इसमें सहमति दी। इसके एक कमेटी बनी है जिले स्तर पर, जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से लागू होगी। इसमें समिति में जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त या नगर निगम के सचिव, विकास प्राधिकरण अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के या नगर पंचायत के सचिव, संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, संबंधित सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, अध्यक्ष नियामक प्राधिकारी, जिलाधिकारी के द्वारा नामित कोई विषय विशेषज्ञ। इस प्रकार से 9 सदस्यीय कमेटी ये इसके सामने एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और इस प्रकार की व्यवस्था, ताकि वाहनों को, इस प्रकार की बसों को खड़े करने में असुविधा न हो। जी जी, वो निगोशिएबल है। 5 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 7 किलोमीटर जहाँ बस जाए उसकी चौड़ाई होनी चाहिए और 2 एकड़ ज़मीन। ये कुछ बातें हैं प्रिलिमिनरी, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी और ये जिस दिन से इसका शासनादेश प्रख्यापित होगा उसी दिन से ही लागू होगा। ये मंत्रिपरिषद के समक्ष एक पहला विषय आज आया था। दूसरा विषय जिसके लिए हमने आपको खास तौर से आज बुलाया है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति, ये भी अपने आप में बहुत इनोवेटिव है। इसके बारे में मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी द्वितीय आलोक कुमार द्वितीय, वर्तमान में आप औद्योगिक विकास देख रहे हैं।
नगर पंचायत मनियार में अध्यक्ष पद के उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है। बीजेपी प्रत्याशी बुचिया देवी ने 2135 मतों और चुनाव जीतकर अपना परचम लहराया है। बता दें कि सपा प्रत्याशी को 2135 वोटों से जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी को टोटल 5158 वोट मिले हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी को 3023 वोट मिले हैं। वहीं संजय मिश्र के झुलतिया बनने के बाद पहली बार इस ऐतिहासिक जीत पर पार्टी कार्यालय में यहां पर जमकर आतिशबाजी हुई है। मनियर में आज काउंटिंग हुई नगर पंचायत के उपचुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बुचिया देवी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीती। उसी खुशी में आज कार्यकर्ताओं ने यहाँ पटाखे फोड़ के एक दूसरे को मिठाई खिला के एक दूसरे का अभिवादन करके अपने खुशी का इजहार किया है। देखिए, इसके लिए तो मैं मनियर नगर पंचायत के सभी सम्मानित नेता, सभी सम्मानित कार्यकर्ता गण को ढेर सारी शुभकामना, बधाई देना चाहूँगा कि जिनके कुशल मार्गदर्शन में, जिनके मेहनत के आधार पे अब तक का सबसे ऐतिहासिक चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नगर पंचायत का जीता है। यह उपचुनाव यह साबित करता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व पे जनता आंख मूंद के भरोसा कर रही है। जनता को विश्वास है कि मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में यह देश, यह प्रदेश, नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम सभा की इकाई तक विकास करेगा। मैसेज एकदम साफ है। लोगों ने मन बनाया है कि आने वाले विधानसभा का जो चुनाव होगा 2027 में 7 के 7 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। ये मनिया की आवाम की जीत है, जनता की जीत है। जनता ने चुना हुआ, न कि मैंने लड़ा। जनता की जीत है। मनियर के इतिहास में आज तक नगर पंचायत में इतने मतों से कोई भी नगर पंचायत का अध्यक्ष चुनाव नहीं जीता है। बुचिया देवी 2136 वोट से चुनाव जीती। पहला काम करने का मौका दिया है लोगों ने, सिर्फ जनता को दे। जनता ने लिया भाई, किस तरह की सरकार बन गई, किस तरह काम हो गया, किस तरह विकास हो गया। जनता ने काम के लिए दिया मौका, और काम जो नगर पंचायत के स्तर के काम होते हैं उन कामों में एक रुकता रहेगी। कहीं कोई दिक्कत और परेशानी जनता को लेने नहीं दिया। हम लोग परेशानी ले लेंगे लेकिन जनता को नहीं लेंगे। जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे और जनता की मान मर्यादा की रक्षा करते हुए, उनके सम्मान की रक्षा करते हुए, उनके खबरों में आगे बढ़ेंगे। मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे बहराइच जिले के पूर्व बीजेपी सांसद, वर्तमान सांसद आनंद गौंड के पिता अक्षयबर लाल गौंड अराजक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया है। विशेष समुदाय के दबंगों द्वारा किए गए जानलेवा हमले में किसी तरह से वो बाल बाल सांसद बचे हैं। आपको बता दें, लेकिन सांसद को बचाने वाले 2 लोगों को काफी ज्यादा चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल भेजकर इलाज करवाया गया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के पूर्व सांसद अक्षयबर लाल गौंड मटेही कला गांव में बीजेपी कार्यकर्ता राम सरोज पाठक के घर जा रहे थे। इसी बीच गांव के करीब सड़क के बीचों बीच खड़ी मोटरसाइकिल हटाने को लेकर एक युवक से कहासुनी हो गई। इसी बीच जैसे ही वो पूर्व सांसद राम सरोज पाठक के घर पहुंचे, तभी लाठी डंडों से लैस होकर तकरीबन 60 से 70 लोग पूर्व सांसद अक्षयबर लाल गौंड को मारने के इरादे से धावा बोल गए। अब आपको बता दें कि घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के साथ ही सांसद के साथ जमकर अभद्रता की गई। फिलहाल सांसद के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले 13 दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 बजे के लगभग मैं वहाँ पर पहुँचा मटही बाजार में। वहाँ से 700 मीटर हमारे कार्यकर्ता राम सरोज पाठक का घर है, हम वहाँ चले जाएंगे। बीच में जब वहीं मोड़ पर जहाँ पर बड़ी कठिनाई से गाड़ी मुड़ती है, लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, सड़कों पर गाड़ी मुड़ने में दिक्कत हो रही थी, तो वहीं पर कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने देखते ही गाली देना शुरू कर दिया कि सब, अब शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कहा कि सब हम लोगों का घर गिराने के लिए आ गए, इन सब उससे निपट लिया जाएगा। और जब गाड़ी के आगे खड़े हो गए तो उनको डांटा गया। तो चक्करियों में हमारे जो साथ में थे एक, उन्होंने भी डांटा। इसी तरह से हम लोग वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर के राम सरोज पाठक के घर पर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद
जिनका FIR में हमने नाम दिया है, जो जिनके ऊपर जो उसमें से कुछ लोग हिस्ट्री सीटर हैं, कुछ स्मैक के धंधे में बंद भी हुए हैं, काफ़ी लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। इन लोगों के नेतृत्व में एक 60-70 लोग, महिलाएं और पुरुष वहाँ पर राम सरोज पाठक के घर पर पहुंचे ही नहीं, बल्कि जहाँ पर बैठा हुआ था उस घर में, कमरे में घुस गए और तोड़ फोड़ करने लगे। राम सरोज पाठक, उनके परिवार के लोगों ने रोका तो राम सरोज पाठक को चोट भी आई। हम फिर एक कमरे से हम दूसरे कमरे में हम जाकर बैठे और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी तांडव किया। श्री राम सरोज पाठक पुत्र श्री बाबूराम पाठक निवासी मटेही कला थाना मोतीपुर जनपद बहराइच के द्वारा इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके घर में एक मांगलिक कार्यक्रम जनेऊ संस्कार का हो रहा था। इस कार्यक्रम में माननीय पूर्व सांसद जी भी अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। इसी कार्यक्रम के दौरान विपक्षी गणों द्वारा वाद विवाद किया गया, जिस संबंध में आवेदक से प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। शेष आरोपों की सत्यता के संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 4/5/25 को थाना मोतीपुर के ग्राम मटेही कला में एक राम सरोज पाठक जी के यहाँ जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम था। उक्त कार्यक्रम में बहराइच लोकसभा के पूर्व सांसद माननीय श्री अक्षयवरलाल गौड़ जी भी अतिथि के रूप में सम्मिलित थे। राम सरोज पाठक की तरफ से उक्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा किए गए विवाद के संबंध में एक तहरीर थाने पर दी गई, जिसके आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसकी विवेचना CO मिहीपुरवा द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। उक्त घटना का जो मूल कारण अभी विवेचना से आया है, उसमें रास्ते में खड़ी एक बाइक को हटाने को लेकर के वह विवाद उत्पन्न हुआ था। जो वादी द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें जो भी आरोप लगाए गए हैं, उक्त के संबंध में निष्पक्ष विवेचनात्मक कार्रवाई CO मिहीपुरवा द्वारा की जा रही है और जो अभियुक्त गण हैं उनके विरुद्ध भी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है और इस वर्तमान में उस गांव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और शांति व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य है। राजद कत्तों ने पूर्व सांसद पर हमला करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी को लेकर यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहां पर घर में घुसकर अभद्रता की गई। 13 दबंगों को अभी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा यह सूचना दी गई है कि अब इन अराजक तत्वों को गिरफ्त में ले लिया गया है। ये 13 ऐसे लोग हैं जिनको अब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिन्होंने सांसद के साथ अभद्रता की थी और सांसद की तहरीर पर ही एक्शन लिया गया है। तो सीधे अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर CM पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। चयनित अभ्यर्थियों को यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। ये अन्य विभागों के तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें चिन्हित किया गया था और उसके बाद उन सभी को नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित किए जा रहे हैं। मेडिकल स्टाफ है वो प्राप्त होगा। मैं आप सभी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि ये मात्र एक नौकरी नहीं है बल्कि ये मानवता की सेवा करने का एक महान अवसर है। और सच में मैं बताऊं, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसको ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जीवन तो सफल हो ही गया है, क्योंकि आपको एक अच्छी सेवा मिल गई है और आपने जो भी अभी तक परिश्रम किया है उस परिश्रम के लिए उसका एक ये प्रतिफल है, ये परिणाम है जो आपका चयन है। लेकिन इस जीवन के साथ अगर यही समर्पण आपका रहा तो इस जीवन के साथ साथ आने वाले जितने जीवन आपके होंगे वो सारे के सारे जीवन सफल हो जाएंगे। कई जीवनों का जो है आपको मार्ग मिलेगा। आपके कार्यों एवं व्यवहार में सदैव सेवा की भावना परिलक्षित होनी चाहिए, तभी हम सच्चे अर्थों में
आरोग्य के माध्यम से जनसेवा के अपने मिशन को आगे बढ़ाने में सफल हो सकेंगे। साथियों, आज उच्च शिक्षा विभाग में 52 असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि 52 असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बल्कि 52 भविष्य निर्माता आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। आज से ही आप लोगों के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को सुधारने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। उच्च शिक्षा मानवीय संसाधनों को तराशने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि उच्च शिक्षा युवा शक्ति को विभिन्न विषयों में पारंगित करने के साथ साथ उन्हें एक सही दिशा देने का भी कार्य करती है, उनको भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन करती है। एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप अपने शिक्षार्थियों को अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ उनके भीतर समाज और देश के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, इस भावना का भी आप संचार करें, जिससे कि वो आने वाले समय में देश के अच्छे नागरिक बने, समाज की अच्छी सेवा करें, राज्य की अच्छी सेवा करें, देश की अच्छी सेवा करें। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि आप युवाओं को एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहित करें, क्योंकि आज इस क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हमारे ऐसे नौजवान युवा जिनके अंदर प्रतिभा है, क्षमता है, लेकिन संसाधनों के अभाव के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के कारण से, स्टार्टअप नीति लाने के कारण से आज अनेक युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी आज से एक सप्ताह पहले मैंने स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले पूरे उत्तराखंड के नौजवान युवाओं के साथ एक अच्छा संवाद का कार्यक्रम इसी सभागार में किया था। तब मैंने सच में मैं बताऊं तो उनके अंदर मुझे एक से एक प्रतिभावान हमारे युवा भाई बहन दिखे हैं और सच में अनेक नवाचारों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और कम संसाधनों में, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके पास हौसला है, लगन है और कुछ कर दिखाना चाहते हैं और कौशल की कोई कमी नहीं है हमारे राज्य के अंदर। एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए मैं आप सबसे ये जरूर अपेक्षा रखूंगा कि ऐसे नवाचार करने वाले, ऐसे युवा, इन सबको आगे लाने का काम, उनका प्रोत्साहन करने का काम आप सबके माध्यम से होगा। और हमारी सरकार उत्तराखंड में भी उद्यमिता के क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए हमने देवभूमि उद्यमिता योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार के गुर सिखाने के साथ साथ उन्हें उद्यमशील बनाने के लिए आवश्यक सहायताएं भी प्रदान की जा रही हैं। साथियों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए देश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया। हमारी सरकार उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, प्रभावी और रोजगार बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है, निरंतर उसको विकास किया जा रहा है, जहाँ भी आवश्यकता है उसको किया जा रहा है। उच्च शिक्षा हो या विद्यालयी शिक्षा हो, दोनों पर अभी हम लोग शिक्षा विभाग की एक बैठक करके आ रहे हैं। थोड़ा लंबी बैठक चल गई, इस कारण से थोड़ा आने में भी हम लोगों को 15-20 मिनट का विलम्ब हुआ। उसमें हमने भवनों से लेकर हॉस्टल से लेकर तमाम प्रकार का पेरेंट, गेस्ट टीचर, अन्य जितने भी कौशल के लिए और उनके विकास के लिए जरूरी है, उनके भविष्य के लिए, उन सब विषयों पर ऐसे 15-16 पॉइंट थे, उन सब पर विस्तार से अभी चर्चा की है। साथियों, 20 मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना राज्य के अंदर की जा रही है। महिला छात्रावास एवं IT लैब, परीक्षा भवन, इन सब का निर्माण कार्य किया जा रहा है और मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देने के लिए प्राध्यापकों को भी 18 लाख रुपए तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। इन प्रयासों के साथ साथ हमारी सरकार गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए महाविद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 263 प्राध्यापकों की नियुक्ति देने के बाद आज हम आप सभी
52 प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित कर रहे हैं। साथियों, सरकारी नौकरी सिर्फ एक व्यक्ति को रोजगार नहीं देती है, बल्कि उसके पूरे परिवार के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का काम करती है। पहले के समय में भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद के द्वारा नौकरियां दी जाती थी, लेकिन अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर दी जाती हैं और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर, आज पारदर्शिता के आधार पर सारी नियुक्तियां संपन्न हो रही हैं। पहले प्रदेश के युवा मन लगाकर पढ़ाई करते थे, फिर भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि अक्सर पेपर लीक हो जाया करते थे। पेपर लीक की समस्या के कारण अनेक युवा हताश और निराश होकर डिप्रेशन में जा रहे थे और उनके साथ साथ उनके माता पिता, आप सब में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा, और आपके माता पिता ने अगर आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई है, अच्छी शिक्षा के लिए आपको आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने अनेक परेशानियों का सामना किया होगा, अनेक चुनौतियां उनके सामने रही होंगी, अनेक अभाव रहे होंगे। अपनी दिनचर्या में से, अपने जीवन में से उन्होंने बहुत सारी जरूरतों को न्यून किया होगा, तब जाकर आप सबको यहाँ पर जो है आज ये सब नियुक्ति पत्र भी मिल रहे हैं, आपको अच्छी सेवा भी मिल रही है। ऐसे ही बहुत सारे माता पिता अपने बेटे बेटियों के लिए लगातार अपने जीवन के दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उसको न्यून करते हुए, उसको कम करते हुए उनको पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करते थे, उनके लिए कहीं कमरा किराए पर लेते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब परीक्षाओं का परिणाम आता था तो उनका चयन नहीं होता था। तो जो परीक्षा की तैयारी करने वाले थे उनको तो जो कष्ट होता था या जो मानसिक पीड़ा होती थी कि हमारे अंदर सारी योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन उससे कहीं अधिक पीड़ा उनके माता पिता को होती थी। और आज भी मैं बताऊं, आप सब लोग इस सभागार में हैं, आपके अभिभावक कितने आए हैं मुझे इसकी ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज जो आप लोग इस सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, इस सफलता में जितनी आपको प्रसन्नता हो रही होगी, उससे कहीं ज्यादा प्रसन्नता आपके अभिभावकों को हो रही होगी, आपके माता पिता को हो रही होगी। और हमने युवाओं की समस्या को समझा और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू करके प्रदेश के अंदर पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया और अब सभी परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। आप लोगों की भांति हजारों योग्य युवाओं को आज यहाँ पर नौकरियां मिल रही हैं और धीरे धीरे, अभी तक तो मैं 22,000 कह रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये 23,000 से ज्यादा हो जाएगा। सब संख्या अगर हम जोड़ देंगे और इस पिछले 3 वर्षों के हमारे कार्यकाल में प्रदेश में लगभग 23,000, 22,500, 23,000 के लगभग नियुक्तियां अभी तक हमारे नौजवान युवा सरकारी नौकरियां पाने में सफल हो चुके हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी के माध्यम से प्रदेश के सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में भी हम सरकारी विभागों में जितने पद रिक्त हैं, इसी प्रकार पारदर्शी एवं तीव्र नियुक्तियों के माध्यम से रोजगार देने की दिशा में निरंतर कार्य करते रहेंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है आप सभी अपने कर्तव्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन करते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अवश्य अपना योगदान देंगे, जिस जिम्मेदारी पर भी होंगे। अब मैं कहता हूं हमेशा विकल्प रही संकल्प, तो पता नहीं आप लोग कई बार ध्यान में आता है कि नहीं आता, लेकिन आप सब लोग तो विद्वान लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। क्यों पांडे जी, सही कह रहा हूं मैं? सयाना जी क्यों?